Good morning, students. In previous lecture, we are discussing about concept of activation energy. और उससे पहले हमने डिस्कस किया था आर्रहनियस थ्योरी, आर्रहनियस इक्वेशन एंड द रेट डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन. इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था. अब लास्ट क्लास में हमने जो एंड किया था टॉपिक, जो चीजें डिस्कस की थी वो थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू रिवाइज यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. मैंने दो ग्राफ प्लॉट किए थे. ठीक है, यहाँ एनर्जी है या एंथैल्पी भी ले सकते हैं. यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट टाइम एंथैल्पी या एनर्जी, और ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. आप देख सकते हैं ये क्या है, एनर्जी बैरियर है. क्या है, एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर यहाँ इस पीक पर क्या किस चीज का फॉर्मेशन होता है, यहां होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां इस पीक पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. मैं बता दूं इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है. क्या होती है, हाईएस्ट होती है. आप देख सकते हैं एनर्जी ग्राफ में, एनर्जी एंड टाइम ग्राफ में इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है और इसका जो टाइम है, लाइफ टाइम है, वो क्या होता है, लेस होता है, या मैं कहूँ लीस्ट होता है, बहुत कम होता है. और जितनी यानी जैसे ही ये बनता है वैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. क्या, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. और इस एनर्जी बैरियर को यानी जितनी एनर्जी इसे गेन करनी पड़ रही है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये एनर्जी बैरियर का जो साइज है, जो हाइट है वो कम हो सकती है. मैं क्या, हो जाती है नहीं, हो सकती है की बात है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये जो हाइट है इंक्रीज भी कर सकती है. जब हाइट डाउन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा. यदि ये हाइट बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा. क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे. नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे हाइट इंक्रीज करने पर. अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की. मैंने बता भी दिया था, लेकिन आगे ऐसी रिएक्शंस जिनमें जो एंथैल्पी या एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जैसे डिफाइन करना, जैसे बिगिन करना चाहो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर हायर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आर हायर, या एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स आर हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है. इस सिचुएशन में जब एनर्जी ज्यादा है और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कम एनर्जी में, तो ऐसा हुआ होगा कि यह एनर्जी रिलीज हुई होगी. मैंने क्या कहा, जब ज्यादा एनर्जी से के रिएक्टेंट से कम एनर्जी का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एनर्जी जो डिफरेंस है वह एनर्जी रिलीज की गई होगी. कहां की गई होगी, सराउंडिंग में. कहां की होगी, सराउंडिंग्स में यह एनर्जी रिलीज की गई होगी. सराउंडिंग क्या है, थोड़ा सा बताता हूं. वैसे थर्मोडायनेमिक्स 11th में आप पढ़ के आए. कई चीजें होती हैं. सिस्टम वह कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी कोई भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अलावा जो पार्ट है, सिस्टम के जो अलावा पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है.
और सराउंडिंग और सिस्टम को डिफरेंशिएट यानी डिफर करने वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। एग्जैक्ट वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया। तो बैरियर, बैरियर क्या कहते हैं, बैरियर क्या कहते हैं, बैरियर सिस्टम और सराउंडिंग को डिफर करने वाला है। जब सिस्टम की जब रिएक्शन जिस पार्टस में कर रहे हैं उसके अलावा जो पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है। जब रिएक्शन जिस भी बॉक्स में कर रहे हैं उसमें या जिस भी वेसल में कर रहे हैं तो रिएक्शन में जो एनर्जी है या एंथैल्पी है रिलीज की जा रही है, वह एनर्जी कहाँ, सराउंडिंग को प्रोवाइड की जाती है। अब इन दिस सिचुएशन ऐसी रिएक्शंस क्या है, ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है और रिएक्शन के होने के लिए टू बी यानी रिएक्शन के होने के लिए सराउंडिंग को एनर्जी प्रोवाइड करनी दी जाती है, रिलीज की जाती है। इसमें ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक। यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, देखो कम एनर्जी रिएक्टेंट की है, उससे ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसा हुआ होगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए या रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की नीड हुई होगी यानी आवश्यकता हुई होगी। तो वह एनर्जी कहाँ से ली जाती है, वह एनर्जी अगेन सराउंडिंग से ली जाती है, सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की जाती है। ऐसी रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, जहां सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो ली जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मेरी नजर में एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, यदि एक वेसल में, किसी बर्तन में, आप यूटेंसिल में, जैसे यदि आपको करना हो तो ऐसा बर्तन लें जो मेटल का हो। यदि मेटल के बर्तन में आप नॉर्मल वाटर लें, उसमें सुक्रोज है, आपकी चीनी है, जिसे शक्कर बोलते हैं, तो चीनी को उस पानी में घोलें, यानी बर्तन में घोलना है, पानी में, बर्तन में पानी डाल के उसमें चीनी घोलनी है। जब आप चीनी को घोलोगे, आप कुछ अमाउंट में चीनी घुल जाएगी, तो आप देखेंगे उस बर्तन को टच करें तो आपको लगेगा कि वो बर्तन पहले के कंपैरिजन में उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, या वो ऐसा कह सकते हो थोड़ा सा कोल्ड हो गया इन कंपैरिजन ऑफ, मतलब पहले से के कंपैरिजन में क्या हो गया, कोल्ड हो गया। आप महसूस करेंगे कंपैरिजन। तो ऐसी रिएक्शंस क्या हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी पानी में चीनी को घुलने के लिए एनर्जी की नीड हुई, तो वह एनर्जी कहां से लेगा, वह सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। और उस वाटर के, यानी वाटर में जो चीनी घुल रहे हैं उसके नियरेस्ट जो भी चीज है वो क्या है, मेटल। यानी जो एनर्जी है एयर से इजीली नहीं ले पाते, जितनी इजीली एनर्जी का ट्रांसफर किसमें होता है, सॉलिड्स में होता है। तो मेटल होती है, तो मेटल से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का या टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है मेटल में। एंड द कंट्री, इन अनदर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व, या मैं कहूँ यदि घोलें क्या सर्फ, जो भी सर्फ है या डिटर्जेंट पाउडर है, उसको आप किसी मेटल के उसमें यूटेंसिल में, बर्तन में घोलेंगे, तो घोलने के बाद आप देखेंगे इन कंपैरेटिवली आप उस बर्तन को गर्म हुआ पाएंगे, इन कंपैरेटिवली, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यानी वाटर में डिटर्जेंट को घोलने के लिए, घोलने पर कुछ एनर्जी रिलीज हुई, अब वो है एनर्जी किसको दे, यानी
सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो क्या है, सॉलिड्स है। तो सॉलिड्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करवा दी जाती है। और नियरेस्ट क्या है, वो यूटेंसिल है, जिस बर्तन में आप डिटर्जेंट पाउडर को घोल रहे हैं। तो वो जो टेम्परेचर है यूटेंसिल का, बर्तन का, वो इंक्रीज कर जाता है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ एनर्जी गेन करनी पड़ती है, जहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, वो क्या है, एंडोथर्मिक। ये हम पढ़ क्या है, मेरा पर्पस यहाँ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को इस तरीके से एलैबोरेट करने का नहीं था, लेकिन मैं फिर भी थोड़े चीजों को समझाना चाहता हूँ कि द पॉइंट इज कि चाहे कोई भी रिएक्शन हो, व्हाटएवर द रिएक्शन टाइप, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, both reactions या all of the reactions will have to cross the energy barrier। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एनर्जी बैरियर है, चाहे रिएक्शन कैसी ही हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या फिर रिएक्शन के होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को या इस हिल को क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे रिएक्शन किसी भी टाइप के हो। और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं कह सकता हूं जो रिएक्शन है वो these स्टेप्स में होती है। कौन कौन सी स्टेप में, देखो अभी बताया मैंने, सॉरी, यानी रिएक्शन के होने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जरूर होता है। तो मैं कहूंगा रिएक्टेंट, इससे फॉर्मेशन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको बड़े ब्रैकेट्स में। और इससे फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इन these स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है, कोई भी रिएक्शन हो। यदि रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, रिमेंबर ये इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस मेजर नहीं किया जा सकता, क्या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम चीजें समझते हैं, और समझने के लिए हमें पता है पीक पे कुछ तो बनेगा। देखो मैंने ऐसा बनाया, ऐसा, यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये है जो स्लोप है, ये पीक ऐसी हो गई। तो यहाँ कुछ समय के लिए, मैं कह रहा हूँ 10⁻12 सेकेंड के लिए तो बना होगा, लेकिन कुछ समय के लिए इसका एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं है, लेकिन यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लिखो reactions in which energy of products are higher than, पॉइंट बना के लिखना है ना, energy of products are higher than energy of reactants, comma, these reactions absorb heat or energy
comma these reactions release heat. These reactions release heat in surrounding release heat in surrounding to occur are known as to occur are known as exothermic reactions. To occur are known as exothermic reactions. Next line. Whatever the reaction, whatever the type of reactions, exothermic कॉमा लगा के exothermic और endothermic, whatever the type of reaction, exothermic or endothermic, comma reaction will have to cross the energy barrier. या पीक लिख सकते हो, क्रॉस द पीक पर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना चढ़े काम नहीं चलेगा. क्रॉस द एनर्जी बैरियर. सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन. Energy required for a reaction. To occur, the energy required for a reaction to occur is equal to activation energy. The energy required to occur a reaction to occur is equal to activation energy of reactant. दोबारा बोल देता हूं. So energy required for a reaction to occur is equal to activation energy of reactant. Next point, the highest energy containing molecule present on the peak of energy barrier. Peak of energy barrier is known as activated complex. Next line में the formation of activated complex is compulsory. The formation of activated complex is compulsory to take place a reaction. So we can say a reaction take place in these steps. स्टेप लिखोगे, reactant to activated complex to product. Reaction take place in these steps. Reactant, activated complex, product. Next line में activated complex is present in highest energy state. Activated complex is present in highest energy state.
highest energy state. So highest energy state. So lifetime is very less. So lifetime is very less. किसका लाइफ टाइम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो लाइफ टाइम है बहुत कम होता है. सो लाइफ टाइम इज वेरी लेस एंड it convert into product and it convert into product instantly, यानी तुरंत ही. it convert into product instantly after formation. it convert into product instantly after formation. जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लिखनी है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. फर्स्ट मेथड है by the right quotient of any two temperature. By the right quotient of any two temperatures. हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं और हमारा जो कंसंट्रेशन है और चीजें हैं वो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज होता है. इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. तो हम जानते हैं कि जो K है, यानी आर्हेनियस इक्वेशन लिख देता हूं. आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल टू A E की यानी एक्सपोनेंशियल पावर EA अपॉन RT. इसको सॉल्व करता हूं. देखो ln ले रहा हूं. ln K अपॉन माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A. इसी से ये लिखा था हमने, ठीक है. इसको लिख रहा हूं. देखो ध्यान से देखो ln है यानी log बेस E है. इसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे 2.303 का मल्टीप्लिकेशन log K इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 log A. ठीक है. अब देखो 2.303 से डिवाइड कर रहा हूं. दोनों साइड 2.303 से डिवाइड करने पर तो क्या होगा? log K इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A. अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? मैंने कहा बाय द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी टू टेम्परेचर्स. मैं कहता हूं T1 पर रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है. रेट कांस्टेंट K1 है तो K1 क्या होगा? देखो K1 K क्या है? देखो तो K1 इस सिचुएशन में T1 पर रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है. तो इस सिचुएशन में मैं लिखूंगा log K1, ठीक है, इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 अपॉन RT1. ध्यान दिए T1 पर रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है. यहां तक लिख लेना, लिखना चाहो साथ के साथ. यहां दो लाइन लिखवाऊंगा फिर आगे लिखोगे. तो RT1 देखो T1 प्लस log A, क्योंकि A कांस्टेंट है तो A पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का. और T2 पर रेट कांस्टेंट क्या है? K2 है. तो मैं लिखता हूं log K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303
RT2 प्लस log A। RT2 देखो T2 पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, तो मैं log K2 लिखूंगा इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? तो यहां तक लिखो और एक लाइन लिखो, यहां तक लिखना है, फिर एक लाइन लिखो कि इन किसी कोई रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर कर रहे हैं। जब दो अलग अलग टेम्परेचर पर करेंगे तो उनके लिए दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे। एक K1 होगा T1 पर, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 और T2 पर रेट कांस्टेंट K2। तो ये लाइन लिखो, in a reaction if a reaction is repeated on two different temperature T1 and T2, if a reaction is repeated on two different temperature T1 and T2, on two different temperatures T1 and T2, then rate constant are K1 and K2, then rate constant are K1 and K2 respectively। अब लिख सकते हो respectively, rate constant are K1 and K2 respectively। इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इरेज करो इस। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, देखो माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है, प्लस देखो ध्यान से देख, तो log A से log A कैंसिल आउट हो जाएगा, बता सकता हूं, पढ़ लो, लिख लो, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A। ध्यान से देखो ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस log A है और यहाँ प्लस log A है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूँ, log K2 माइनस log K1 है, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। यही लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इरेज कर रहा हूँ, माइनस E अपॉन 2.303 R कॉमन ले सकता हूँ, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R कॉमन है, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो ये माइनस का है, माइनस 1 अपॉन T2 ये देखा, प्लस का 1 अपॉन T1 ये रहा। तो इसको फाइनल जो रिजल्ट आया तो उसको क्या लिख सकता हूँ, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये रिजल्ट आया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से EA का कैलकुलेशन किया जा सकता है। आपको सब कुछ देगा, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन करेगा, आपको सब कुछ देगा, सिर्फ EA पूछेगा। क्या पूछेगा, EA पूछेगा, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर, ठीक है। एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल मेथड। इरेज करो, यही देख लो ग्राफिकल मेथड, छोटा सा सेकंड ग्राफिकल मेथड,
डिटर्मिनेशन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। हम जानते हैं, अभी लिखा मैंने क्या, मैंने लिखा log k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303, या फिर जब आप ग्राफिकल मेथड पूछेगा, आपसे पूछेगा, थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप लिखो आर्मीनियस इक्वेशन क्या है, k इक्वल टू e की पावर माइनस EA अपॉन RE, अब लिखो बाय सॉल्विंग। अब वो इक्वेशन लिख दो, क्या लिखो, log k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log a, ठीक है। अब जैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर बनाना, बड़ा बनाना, ठीक है, ठीक है। जैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे log k बिटवीन अपॉन 1 अपॉन t के ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन लेकिन नेगेटिव स्लोप। क्या है, नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस EA अपॉन 2.303 y इक्वल टू mx प्लस c से बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट की बात करें, देखो ये क्या है, इंटरसेप्ट लिख सकते हो log a, देखो tan थीटा निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो स्लोप tan थीटा, इसको a नाम दो, इसको b नाम दो, इसको c नाम दो, तो स्लोप अगेन क्या लिख सकता हूं, स्लोप AC अपॉन BC, क्या लिख सकता हूं, स्लोप AC अपॉन BC, ये क्या है, a, और स्लोप ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा दूं, है ना। तो इस तरीके से आप EA की वैल्यू निकाल सकते हैं। EA की वैल्यू, स्लोप क्या है, माइनस EA अपॉन 2.303 आपको स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू देगा, तो आपसे पूछेगा, बहुत इजी, बहुत सारी वैल्यूज देगा, ऐसे सारणी बना के, जिसमें ऐसे सारणी बनाएंगे, यहाँ कुछ मान टाइम दे दिया, है ना, जैसे टाइम दे दिया, इस टाइम पर चाहे वो दे दे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे दे, या हमारा क्वांटिटी की, सॉरी किसकी, के की वैल्यू देगा, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद स्लोप निकालेंगे, स्लोप किसके इक्वल होगा, माइनस E अपॉन 2.303। हो सकता है थोड़ा सा क्विक क्या हो, ये टॉपिक मैंने जल्दी पढ़ाया लेकिन आसान है। आपको क्वेश्चन ऐसी सारणी बनाने की, आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाओगे, उसके बाद ऐसे tan थीटा स्लोप निकालोगे, AC अपॉन BC, यानी कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो वो करोगे तो आप स्लोप निकालोगे tan थीटा, और इसकी हेल्प से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पर डिटर्मिनेशन करोगे। तो बाकी की चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, ओके।